अरावलीज हैं, ये जनता के हैं। अरावली के पूरे पहाड़ के परिभाषा को बदला गया है। अरावलीज को प्रोटेक्शन दिया जाए। 100 मीटर की ऊंची पहाड़ी होती है, उसको पर्वत कहते हैं। उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां, जो स्ट्रक्चर है, वो सारा संगठन। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आज की बड़ी खबर, अरावली को बचाना है, इसी नाम को लेकर लगातार प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। क्योंकि अरावली वो पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है और इन इलाकों के लिए जीवन दायिनी है। इस जीवन देने वाली पर्वतमाला के अस्तित्व पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख को अरावली को लेकर नई परिभाषा तय कर दी। केवल उन्हीं पहाड़ों को अरावली का हिस्सा माना जाएगा जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या अधिक ऊंचे हों, जिसके बाद लोगों को लग रहा है कि उन्हें सुरक्षा देने वाली कुदरत की ये ढाल अब टूट सकती है। ऐसे में अरावली बचाने की मुहिम छिड़ी हुई है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और विरोध प्रदर्शन को सियासत का साथ भी मिल रहा है। आप देखिए ये तस्वीरें उदयपुर से लेकर सिरोही, जोधपुर, कोटपुतली, राजसमंद, जयपुर, राजस्थान में खासतौर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग। क्योंकि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसका बड़ा हिस्सा राजस्थान से होकर ही गुजरता है। अब जो लोग अरावली के आसपास रहते हैं वो चिंतित हैं कि अगर अरावली नहीं बचेगी तो फिर उनकी जिंदगी संकट में पड़ जाएगी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अरावली को देश की राजधानी दिल्ली तक के लिए कवच माना जाता है। लोगों को चिंता इसी बात को लेकर सता रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये जो चिंता है वो कितनी जायज है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में दिए हैं। हमारी सहयोगी चित्रा के साथ भूपेंद्र यादव की ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनाते हैं। एक बड़ी चुनौती आपके सामने है, इससे निपटने की सरकार की क्या है तैयारी? सबसे पहली बात तो है, ये सारा विषय कांग्रेस का झूठ है। सारा नैरेटिव ही झूठ पर खड़ा हुआ है। क्योंकि ये पूरा जो जजमेंट है, ये अरावली में इलीगल माइनिंग को बैन करने के लिए है। तो जब आप इलीगल माइनिंग को बैन करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सस्टेनेबल माइनिंग के लिए कौन सा एरिया है। इसमें कोई नई माइनिंग लीज को परमिट नहीं की गई है। और जब आप नए एरिया को आइडेंटिफाई करोगे तो आपको अरावली पर्वत और अरावली पर्वत श्रृंखला उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अरावली पर्वत और अरावली पर्वत श्रृंखला को कोर्ट ने अपनी एक टेक्निकल कमेटी बना करके रीएवैल्यूएट कराया है और इसमें कोर्ट ने उसको कंसीडर किया है। तो इसमें ना कोई माइनिंग लीज आने वाली है, नया कुछ आने वाला है। सबसे पहले एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान जो कोर्ट ने भी एप्रिशिएट किया है कि जो आईसीएफआरई है, फॉरेस्ट रिसर्च की जो एजुकेशन की संस्था है, उन्होंने सारंडा का एक मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान बनाया है। पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनेगा, आईसीएफआरई के माध्यम से एरिया आइडेंटिफाई होगा और उसमें भी सस्टेनेबल माइनिंग ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि ये पॉइंट कुछ प्रतिशत में ही सारा विषय रहेगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार की ये बातें उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? उनका ये कहना है वो हमारे लिए जीवन रेखा है, अगर उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा फिर आगे आने वाली जिंदगी हमारी कैसे रहेगी? मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, अरावली के संरक्षण के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने ग्रेट अरावली ग्रीन वॉल का भी विषय दिया, जिसको भी जजमेंट में कंसीडर किया है। अरावली में इलीगल माइनिंग पूरी तरीके से बैन होगी, कोई नई फर्दर नहीं होगी। जो कोर्ट के निर्देश है उसका पालन किया जाएगा। बाकी ये झूठ है। जैसे कल एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि दिल्ली में माइनिंग हो जाएगी। एनसीआर में तो माइनिंग बैन है। दिल्ली में माइनिंग हो ही नहीं सकती, गुड़गांव में हो ही नहीं सकती, फरीदाबाद में हो ही नहीं सकती, नूह में हो ही नहीं सकती, पर वो झूठ बोल रहे हैं। एक ने कल कह दिया कि साहब अरावली के पास जो जलाशय है वो समाप्त हो जाएंगे, जबकि साफ लिखा गया है कि अरावली में सांभर लेक है, अरावली में सिलीसेट लेक है, सुल्तानपुर लेक है
जो रामसर साइट्स हैं उसके 500 मीटर तक कोई माइनिंग एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है। जो अरावली में ऑलरेडी नोटिफाइड फॉरेस्ट है वो प्रोहिबिटेड है। जहां पर सरकार की योजना से जैसे कैंपा या किसी के अंतर्गत प्लांटेशन हो रखा है वहां पर प्रोहिबिटेड है। तो ऑलरेडी ये प्रोहिबिशन लगा हुआ है। 58% एग्रीकल्चर एरिया अरावली के अंतर्गत है। वहां किसान अपने खेत में जमीन में काम कर रहे हैं। तो इलीगल माइनिंग जो होती थी उसको पूरी तरीके से रोका गया है। अब जिनको इलीगल माइनिंग का दुख है वो लोग लग रहे हैं, मैं आपको चित्रा जी विश्वास के साथ कह रहा हूं, सरकार ग्रीन अरावली को लेकर के काम कर रही है। पिछले कई सालों से लगातार कर रखी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों से तो रिज में खुद स्वयं जाकर के वृक्षारोपण कर रहे हैं। हम लोग ग्रीन क्रेडिट जैसा प्रोग्राम लेके आए, उसमें 750 एकड़ जमीन का हमने वृक्षारोपण किया है। गुड़गांव में रेवेन्यू लैंड को 10,000 एकड़ को हमने कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में डाल के उसका ग्रीनिंग के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। तो हम अरावली के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से और कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई नई माइनिंग नहीं है। केवल जो एरिया आइडेंटिफाई होंगे वहां पर भी पहले प्लान बनेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। एक तरफ अशोक गहलोत, उनका बड़ा बयान आया है, वो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनका ये कहना है कि सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि 2010 में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट गई थी वो खारिज हो चुकी थी, उसको फिर 2024 में बीजेपी की राज्य सरकार क्यों केंद्र की मदद से सुप्रीम कोर्ट तक लेकर पहुंची। 2010 का निर्णय मेरे पास है, कभी खारिज हुई नहीं है। सबसे बड़ा झूठ ये है, नंबर 1 झूठ। नंबर 2 झूठ, अशोक गहलोत जी के समय में सबसे ज्यादा माइनिंग दी गई। नंबर 3, उनके समय में जो इलीगल माइनिंग में कोर्ट ने कहा है उन एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी जनता के सामने हो जाएगा। जैसे वो पेपर लीक करते थे ऐसे वो अरावली भी लीक करते थे। अब जब इलीगल माइनिंग पे जब बैन लग रहा है तो शायद सबसे ज्यादा दर्द भी उन्हीं को हो रहा है। अशोक गहलोत ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है और सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनर्विचार करे। और केंद्र सरकार को, आपको उन्होंने स्पेशली इसके लिए संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अभी तो इस पे कार्रवाई करने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए और मामला सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से अरावली के प्रोटेक्शन में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होकर के लगे हुए हैं। जो उनके समय में इलीगल माइनिंग हुई है, कोर्ट निर्देश भी है, उसको पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं। ये उनकी तिलमिलाहट है। तो आप ये कह रहे हैं कि पुनर्विचार सरकार नहीं करेगी, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको के अंदर मैटर पेंडिंग पड़ा है। कोर्ट के अंदर जो मैटर पेंडिंग पड़ा है चित्रा जी, उसमें कोर्ट ने वैसे ही निर्देश दिया है कि कोई नई माइनिंग वहां पे नहीं होगी। तो नई माइनिंग तो कोर्ट का निर्देश है और सब लोगों की भी यही मंशा है, फिर विरोध किस बात का है। जहां पर हो रही है वह मैनेजमेंट प्लान, सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान है, तो वो भी कोर्ट का निर्देश है, अरावली के हित में है। तीसरा, अरावली के प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं होगी। प्रोटेक्टेड एरिया और रिजर्व फॉरेस्ट का अर्थ ये है कि अरावली में 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें बिल्कुल नहीं होगी, जो अरावली का 20% भाग है। एनसीआर रीजन में कोई माइनिंग नहीं होगी और फ्यूचर में भी आईसीएफआर जो है उसके द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा, तो वो निश्चित रूप से अध्ययन किया जाएगा और मामला तो कोर्ट में है। लेकिन ये सारे विषय अरावली के प्रोटेक्शन के लिए और ग्रीन अरावली बनाने के लिए जो निर्देश है उसकी पूरी परिपालना की जाएगी। अशोक गहलोत जी ने देखा नहीं है, इस बार सबसे ज्यादा वृक्षारोपण अरावली में हुआ है, बल्कि इस बार चारों राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी वहां पर जाकर वृक्षारोपण किया है। अरावली के हर जिले में हम एक वन विभाग की नर्सरी भी लगाने जा रहे हैं और जो हमने काफी ज्यादा उस काम को शुरू भी किया है। हमारे वन विभाग ने जो हजारों हेक्टेयर जमीन को ग्रीनिंग करने का काम है, उस लक्ष्य को भी हमने हासिल किया है और हम जिला वाइज सारा एरिया को जो है कोर्ट निर्देश के हिसाब से चिन्हित करेंगे। अरावली जो हमारे देश का गर्व है उसको आगे करेंगे। और मैं गहलोत साहब को एक चीज कहना चाहता हूँ, हम जब स्कूल में थे, अजमेर में पढ़ते थे, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ थी। तो हमारे स्कूल का सॉन्ग ये था कि तारागढ़ की छाया में पल प्रतिपल पावे पावन बल, सम्मुख निज पृथ्वी राज रहे, ये देश बना सरताज रहे। तो गहलोत साहब, हम तो गाना गाते हुए आगे बढ़े हैं। आपने जो अरावली को नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई करने के लिए अब हम काम कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर एक परसेप्शन सरकार के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसकी वजह से कुछ लोग आक्रोश में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में आम जनता जो उतरी हुई है उसको कैसे भरोसा देंगे कि अवैध खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसके पालन के लिए, और आप लोग ग्रीन अरावली और फैले सुदूरवर्ती इलाकों में भी उसका विस्तार हो उसकी कोशिश की जा रही है, कैसे समझाएंगे जो आम जनता सड़क पर उतरी? चित्रा जी, मैं आपको पूरा आश्वस्त कर रहा हूं, एनसीआर रीजन में कोई माइनिंग नहीं है। पक्का? दिल्ली, नूंह, गुड़गांव, फरीदाबाद, नो माइनिंग। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, गुड़गांव में जो हमने 750 एकड़ में ग्रीन क्रेडिट से प्रोग्राम शुरू किया है, एकदम गुड़गांव के लंग्स के बीच में, उसको हरा भरा करेंगे। गुड़गांव में जो 10,000 हेक्टेयर को हम कंपनसेटरी या फॉरेस्टेशन में लाए हैं, अभी कोर्ट में लिटिगेशन है, उसको हरा भरा करने का काम करेंगे। अरावली के अंतर्गत जो ESZ क्षेत्र है जिसमें 4 टाइगर रिजर्व और 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, उसके ESZ के 1 किलोमीटर तक हम जो रेस्ट्रिक्शन है उसका पूरी परिपालना करेंगे। अरावली में जो रामसर साइट्स हैं, जैसे असोला भाटी की रामसर साइट है, सुल्तानपुर की रामसर साइट है, सांभर की रामसर साइट है, सिलीसेट की रामसर साइट है, उसको पूरी तरीके से करेंगे। उदयपुर को जो रामसर साइट का दर्जा मिला है उसको पूरा करेंगे। जिला अनुसार जो साइंटिफिक प्लान की बात कोर्ट ने कही है वो जिला अनुसार वो प्लान बनेंगे, और राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रीन अरावली को सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सब लोगों से आह्वान करता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अभियान जैसे और बाकी विषय में ग्रीनिंग और डिग्रेडेड एरिया है उसमें साथ आए, जुड़े, और अरावली का जो गौरव, इकोलॉजी का जो रिच बायोडायवर्सिटी का आप सब चाहते हैं, हम सब मिलकर के उसको अचीव करें। दरअसल अरावली सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, अलग अलग राज्य, कई जिले उससे जुड़े हुए हैं और हर जगह इसको लेकर एक अलग स्थिति। 4 राज्य हैं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, और हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक फॉरेस्ट नर्सरी है। आपको मैं बताना भी चाहूंगा कि इसी साल उदयपुर में लगभग गर्मियों में मैंने 39 के 39 DFOs को बुलाया था, और हमने कहा है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स की नेटिव स्पीशीज हैं जो अरावली के लिए, जैसे अरावली की नेटिव स्पीशीज में बेर है, ढाक है, भेड़ा है, आंवला है, गुलर है, नीम है, पीपल है, बड़ है, क्योंकि गहलोत साहब मानते नहीं, हम तो अरावली में पले बड़े ही हैं, लोकल नेटिव स्पीशीज तो हमारे दिल में है, हमने शुरू से इसी को करा है। ये सारे पेड़ों के लिए मैंने अलग अलग नर्सरी और सभी DFOs के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन किया, और जनता के सहयोग से इसको हम और अच्छा करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं, आखिरी सवाल अरावली से जुड़ा हुआ, फिर मैं दिल्ली के प्रदूषण पर भी आपसे बात करूंगी। आप ये कह रहे हैं कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार गंभीर है, प्रतिबद्ध है, और अरावली को लेकर लोगों के मन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहे, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। लोगों की संवेदनाओं के साथ हम पूरी तरीके से हैं, और लोगों की अपेक्षा के हिसाब से हम ग्रीन अरावली में सबके साथ मिलकर के काम करेंगे। कोई इलीगल माइनिंग एक्टिविटी अब कोर्ट के बाद तो और स्पष्ट हो गया है, नहीं वहां पे होगी। कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट डायरेक्शन है, कोई जब तक साइंटिफिक प्लान नहीं और न्यू माइनिंग नहीं होगी। और एक जो स्ट्रेटेजिक माइनिंग है, जैसे अरावली के कुछ एरिया में देश की स्ट्रेटेजिक आवश्यकता के हिसाब से जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से जो विषय होगा उसको भी कोर्ट निर्देशों की पालना में किया जाएगा। बाकी अरावली में कोई 2% क्या 0% में ही जो माइनिंग जो सस्टेनेबिलिटी के लिए है वही अलाउ है। डिग्रेडेड अरावली के ग्रीन बनाने के लिए आपके माध्यम से मैं आह्वान करता हूं। मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि आप अपने न्यूज़ चैनल में भी हफ्ते में एक बार अरावली को हरा करने के लिए जो सरकार का अभियान है उसके लिए जरूर आह्वान भी किया करिए, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम का अर्थ होता है धरती माता को और अपनी माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। ठीक है, उम्मीद है कि दर्शकों के मन में जो सवाल होंगे, अरावली को लेकर इतना बवाल चल रहा है, उन सवालों का जवाब जरूर मिला होगा। अवैध माइनिंग को रोकने के लिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता बार बार यहां पर जता रही है। अब मैं आ जाती हूं दिल्ली के प्रदूषण पर। आम आदमी पार्टी जब थी आप लोग बड़ा निशाना साधते थे, जैसा लगता था कि सारा दोष आम आदमी पार्टी का ही है। अब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन प्रदूषण का स्तर आप देखिए सारे रिकॉर्ड दिन प्रतिदिन तोड़ता हुआ चला जा रहा है। तो पर्यावरण मंत्री होने के नाते दिल्ली को लेकर क्या कर रहे हैं? देखो, कई बार ऐसा लगता है, और अगर आपको भी मैं जवाब में कहूंगा कि पिछले सालों की तुलना में इस बार जो 200 AQI वाले दिन हैं वो हमारे ठीक रहे हैं, तो आपको भी मैं कहूंगा वो ठीक रहे। लेकिन
मैं स्वयं भी मानता हूं अभी इसमें और काम किया जाना बाकी है। और पिछले दिनों लगातार CAQM जो है, जो एयर के क्वालिटी को मैनेजमेंट की अथॉरिटी है, उसके साथ भी हम बैठे हैं। इस वर्ष हमने एक और काम किया है, क्योंकि दिल्ली केवल अकेले दिल्ली नहीं है, दिल्ली के आसपास 8 कॉरपोरेशंस और हैं। हमने स्वयं ने CAQM के साथ मिलकर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, NDMC और MCD के वर्क प्लान बनाए हैं और आगामी 1 वर्ष के लिए वर्क प्लान करे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन के 2 कारण हैं। पहला मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है जो सर्दियों में होती है। दूसरा कारण हमारी मानवीय गतिविधियों के साथ उत्सर्जन है। उसमें भी जो सबसे पहला विषय है वो व्हीकल पॉल्यूशन का है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने स्टे को विड्रॉ किया है। हम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का भी स्वागत करते हैं और BS4 और BS6 को हम पूरे NCR रीजन में करने का काम करेंगे। दूसरा, दिल्ली में BS6 गाड़ियां तो अभी चल रही हैं, आपको लग रहा है कि उसको भी नहीं उसको बैन नहीं करेंगे। BS1 BS2 को करेंगे और उसमें भी जो गाड़ियां BS4 में चल रही हैं उनके एमिशन के जो स्टैंडर्ड हैं उनको नापे जाने का काम करेंगे। क्योंकि जब आप अपने घर से निकलते हो तो स्वच्छ होकर निकलते हो, तो वातावरण स्वच्छ हो ऐसा आपका वाहन भी होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक बसों को बढ़ावा देने का विषय जो है उसको हम करने का चल रहे हैं। तीसरा, मैंने सभी अथॉरिटीज को कहा है कि मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन को यूजफुल बनाने के लिए मेट्रो स्टेशन से एंड टू एंड सर्विस के बारे में अथॉरिटीज ध्यान देवें। पूरे NCR रीजन में, विशेष रूप से दिल्ली में हमने कहा है कि 62 ऐसे पॉइंट है जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रुकता है, तो हमने उनको स्मार्ट ट्रैफिक की बात करी है। दिल्ली पुलिस उस बारे में बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। ये व्हीकल पॉल्यूशन का है। दूसरा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। दिल्ली में 240 हमने इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पर 226 में हम PNG गैस पहुँचाने में कामयाब हो गए हैं। हम 240 में PNG पहुँचा रहे हैं और उद्योगों को उसके ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा, 3,500 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की हैं। तो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री में OCM लगे, उसके लिए लगभग 1200 इंडस्ट्री में हो गया है। 2400 इंडस्ट्रीज को भी हमने 31 दिसंबर तक का समय दिया है। उसके अलावा जो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उस पर हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि इस पे आप स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करिए और इसको क्लोज करने का काम करिए जो अनरेगुलेटेड या इलीगल चल रही हैं। तीसरा जो विषय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बाद जो आता है जिससे PM10 ज़्यादा पड़ता है वो डस्ट का है। हमने सारे कॉरपोरेशन से कहा है और हमने उनका एनुअल प्लान भी लिया है कि आपका एंड टू एंड पेवमेंट जो है वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए। और मैं तो दिल्ली के नागरिकों को भी आह्वान करता हूं कि ग्रीनिंग केवल घास से नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी घास या शर्ब्स ऐसी हैं जो कम पानी के भी रह जाती है लेकिन मिट्टी को नहीं उड़ने देती। तो अभी हमने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी 20 के करीब ऐसी प्रजातियां वनस्पति की करी हैं जो मिट्टी को रखती है। और एक जो बड़ा विषय है वो डेमोलिशन का है, क्योंकि डेमोलिशन का जो वेस्ट है वो काफ़ी उड़ता है। तो हमने सभी कॉरपोरेशन को CND डेमोलिशन के लिए जगह बनाने के लिए और उसको निकालने के लिए निर्देशित किया है। 1 वर्ष की उसकी योजना बनाने को कहा है। उसके साथ ही जो सॉलिड वेस्ट है, क्योंकि आम आदमी की पार्टी के समय में तो कचरे के ढेर लग गए थे, अभी तो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उस पर काफ़ी काम हो रहा है। और लगभग 3 तो ऐसे हैं, भलसवा का, ओखला का, जांगी, और उसको तो पूरा हम जून तक का टारगेट रख रहे हैं कि लीगेसी वेस्ट को बैन किया जाए। बल्कि गुड़गांव, फरीदाबाद के भी कॉरपोरेशंस ने कहा है कि वो जल्दी टेंडर निकाल के उनका जो बंदवाड़ी में लीगेसी वेस्ट है उसको दूर करने का काम करेंगे। फिर हर कॉरपोरेशंस को हमने कहा है कि आप दिल्ली में जो ओपन स्पेस है उस ओपन स्पेस को आप पब्लिक डोमेन में करिए और लोगों का पार्टिसिपेशन करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनिंग करें। तो व्हीकल के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में, डस्ट पॉल्यूशन के मामले में, रेड और ऑरेंज कैटेगरी के मामले में, जो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री उसके मामले में, ग्रीनिंग के मामले में और पब्लिक पार्टिसिपेशन के मामले में, इसमें हम 1 वर्ष की योजना बना के काम कर रहे हैं और हम सबके सहयोग से इसको करेंगे। ऐसा तो नहीं, आखिरी सवाल कि सरकार जब देखती है इतना ज्यादा प्रदूषण, उस पर बवाल
होता है उसके बाद नींद से जागी। देखिए, आप एक धीर गंभीर मंत्री माने जाते हैं। आपने बड़े विस्तार से अच्छी बातें भी बताई कि आगामी दिनों में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कैसे बनाया जाए, लेकिन क्या बहुत देर आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं? आम आदमी पार्टी के लिए पहले तो बहुत निशाना साधते थे और अब देख लीजिए कि इन लोगों में AQI को लेकर और दिल्ली के सीएम ने जो बयान दिया उसको लेकर भी बड़ा बवाल दिल्ली में चल रहा है। देखो, हम लोगों ने पराली को लेकर भी काम किया है और आम आदमी पार्टी की सरकार के जो मंत्री थे वो जितना भाषण दिया करते थे उतना काम नहीं करते थे और वो केवल आलोचना प्रत्यालोचना में रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहली बार NCR में लोकसभा में बिल पास करा के CAQM जैसी अथॉरिटी बनाई है। पिछले 3 सालों में CAQM ने अपनी एक फंक्शनिंग बनाई है। ये जो फंक्शनिंग का मायना है वो पॉलिसी भी है, साइंटिफिक रिसर्च भी है और साइंटिफिक डिसीजन लेना भी है, क्योंकि प्रदूषण में मानव जनित जो प्रदूषण है वो प्लस मौसम संबंधी चीजें, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो स्टेप उठाने चाहिए वो स्टेप उठाने के लिए हमने काम किया है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 महीने से कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब CAQM से हमारी बात ना होती हो। पहले हम मौसम विभाग से हवा, विंड, उसका ट्रेंड ना पता करते हो और उसके हिसाब से गैप ना लगाते हो। अभी CAQM जनवरी में और कुछ अच्छे निर्णय करने वाला है। लगातार समीक्षात्मक बैठकों के बाद दिल्ली में NCR में विभिन्न एजेंसियों का अच्छा कोऑर्डिनेशन बना है। एक छोटा सा जवाब और मैं चाहूंगी, ये बताइए कि दिल्ली कब तक प्रदूषण मुक्त, क्योंकि जितने भी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, हाल ही में हमने पुतिन साहब को देखा जब वो दिल्ली में आए थे, उस दिन भी कितना ज्यादा प्रदूषण था। तो दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करने के लिए, क्योंकि अब मोदी सरकार बड़े बड़े काम कर रही है देश में, जैसा वो दावा भी करती है, तो दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करने के लिए, यमुना पूरी तरह से स्वच्छ करने के लिए क्या कोई टाइम फ्रेम आप लोगों की ओर से डिसाइड किया गया है? चित्रा जी, मैंने जितने विषय आपको कहे हैं दिसंबर में सबके ईयरली प्लान देखे हैं। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अगले वर्ष हमारे सारे मुख्यमंत्री और हम सब मिलकर इसके लिए कार्य करेंगे, अच्छे परिणाम लाएंगे और आपको हर महीने इसका अपडेट भी देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका ABP न्यूज से जुड़ने के लिए। मंत्री जी को परिश्रम भी ज्यादा करना होगा और परिश्रम की पराकाष्ठा जब पार होगी तभी दिल्ली से प्रदूषण भी कम होगा। और अरावली को लेकर भी इनके दावे हैं। इनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भ्रम फैलाया गया है, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, अरावली की पर्वत श्रृंखला को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और उसके विस्तारीकरण को लेकर भी कई योजनाएं आगामी दिनों में आप देखेंगे। अब इनके दावों का कितना दम दिखेगा जमीन पर और ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो क्या समाप्त होते हुए हम देखेंगे अगले कुछ घंटों में। इस पर लगातार ABP न्यूज की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पंजाब के पटियाला से, जहां पूर्व IG ने खुदकुशी की कोशिश की है। इनका नाम है अमर सिंह चहल। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें उन्होंने 8 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का जिक्र किया। पुलिस का कहना है उन्होंने खुद को सीने में गोली मारी। अभी उनकी हालत गंभीर है, अस्पताल में वो भर्ती हैं। पूर्व IG ने जो सुसाइड नोट लिखा उसमें उन्होंने पंजाब के DGP गौरव यादव से अपील की है कि साइबर ठगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। इस अपील में उन्होंने ये जिक्र किया किस तरह उनसे WhatsApp के जरिए निवेश सलाहकार के तौर पर संपर्क किया गया था और उनसे 8 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली गई। 12 पन्नों का ये सुसाइड नोट है। 12 पन्नों की इस चिट्ठी में पूर्व IG ने पूरी आपबीती बताई है। उन्होंने ये लिखा है कि इस तरह वो अनजान लोगों के चक्कर में फंस गए। धीरे धीरे उनसे 8 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर उनसे ये ठगी की गई है। तो ऑनलाइन 8 करोड़ की ठगी का मामला, सुसाइड नोट में इसी का जिक्र करके पूर्व IPS अधिकारी अमर सिंह चहल ने खुद को गोली मार दी। हालत नाजुक बनी हुई है। अमर सिंह चहल ने सीने में अपनी गोली मारी है। एक इन्फॉर्मेशन आई सी साडे रिटायर्ड IG श्री अमर सिंह चाहल ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ SHO, ਕੰਸਰਨਡ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਔਰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CT ਸਕੈਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।
पटियाला के एसपी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मामले की जांच चल रही है और दोस्तों के जरिए जो पूर्व आईपीएस हैं उनकी ये जानकारी पंजाब पुलिस को मिली कि जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है और वो नोट भी उनके दोस्तों के जरिए ही बरामद हुआ है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन मौजूद हैं और जरा सचिन से ही जानते हैं। सचिन, सबसे पहले बताइए कि अभी हालत कैसी है इन पूर्व आईपीएस अफसर की? जी देखिए, इनकी हालत तो अभी नाजुक है, क्रिटिकल है और हॉस्पिटलाइज इनको किया गया है। इन्होंने दरअसल अपने सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से अपने आप को गोली मारी है। जो इन्होंने लास्ट अपील जो है लिखी है पंजाब के डीजीपी के नाम, उसमें उन्होंने मेंशन भी किया है कि मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से जो है वो अपने आप को गोली मार रहा हूं और इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। पर बड़ी बात इसमें जो है कि ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स जो है इनका शिकार जो है किस तरीके से अधिकारी भी हो रहे हैं। 8 करोड़ की ठगी का जिक्र जो है ये पूर्व आईपीएस जो है इन्होंने किया है, जो लास्ट अपील इन्होंने लिखी है अपनी, और इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने पैसे उधार लेके भी इसमें जो है इन्वेस्ट किया और उसमें लिखा है कि जब इसकी जांच होगी अब आने वाले दिनों में तो जो रिकवरीज होंगी वो उनके परिवार को और जिन लोगों से इन्होंने उधार पैसे लिए थे उन सबको जो है वो वापस लौटाए जाएं। तो अंदाजा हम लगा सकते हैं इस चीज का कि जो ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसे निशाना बनाते हैं और कितना बड़ा उनका नेटवर्क है कि एक कहा जाता है कि बिना सोचे समझे निवेश ना करें और ज्यादा रिटर्न के चक्कर में आकर लालच में ना फंसे। देखिए किस तरीके से ये बड़े अधिकारी रहे पंजाब पुलिस में और ये ही ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। अपनी पूरी आपबीती इन्होंने बाकायदा कई पन्नों की ये चिट्ठी है सुसाइड नोट के तौर पर जो पीछे छोड़ी, क्योंकि अपने ही सुरक्षाकर्मी की बंदूक से खुद को इन्होंने गोली मार दी। फिलहाल हालत नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज जारी है। आगे बढ़ेंगे हम, अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं। बुलंदशहर गैंगरेप केस पे सजा का ऐलान हो गया है। सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया है। ये मामला 2016 का है। 2016 में एक मां और उनकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मुख्य आरोपी सलीम बावरिया, उसकी मौत हो गई थी 2019 में और जो बाकी आरोपी हैं 5 दोषी करार दिए गए। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बुलंदशहर गैंगरेप केस में सजा का ऐलान हो गया है। अदालत ने पहले ही 5 दोषियों को सजा सुना दी थी, उनको दोषी करार दे दिया था। आज सजा पर ऐलान होना था और आखिरकार वो सजा का ऐलान हुआ है। सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आज माननीय न्यायालय के द्वारा ये ओपी वर्मा साहब की पॉक्सो एक्ट से जो सजा हुई है वो 5 मुलजिमों को 376D 120B IPC 342 394 395 397 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक अपराधी पर माननीय न्यायालय के द्वारा 1,81,000 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा जो अर्थदंड है वो पीड़िता की माता को और पीड़िता को दिया जाएगा। इसमें कुल 25 गवाह माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा पेश किए गए थे और 169 जो अभियोजन प्रपत्र हैं वो साबित किए गए थे और जो सबसे बड़ा अहम जो मजबूत जिससे बल मिला है मुकदमे को वो DNA मैच था। देखिए, कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर यूपी विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया और सदन के भीतर भी जमकर नारेबाजी हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। कार्रवाई कर रहे हैं ना, करेंगे ना। आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को,
क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक SIT गठित की है। उधर कोडीन पर हंगामे के बाद यूपी विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा शुरू हुई है। सीएम योगी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, तुष्टीकरण का कांग्रेस पर आरोप लगाया और चर्चा में जब समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव का बोलने का नंबर आया तो उन्होंने कोडीन कांड का जिक्र कर दिया। कहा वंदे मातरम की सुरीली धुन के पीछे कफ सिरप का शोर छिप गया है। सरकार कहती है हम माफिया को मिट्टी में मिला दें, लेकिन ये सीरप माफिया तो आपकी फाइल के नीचे बैठकर फल फूल रहा है। कौन है वो रसूखदार जो हजारों वंदे मातरम पे रहने दीजिए, अच्छी बात है। सीरप सड़कों पर उतर रहा है। धन्यवाद माननीय शिवपाल जी। वंदे मातरम की सुरीली धुन के पीछे इस कप सिरप के कारोबार का शोर है। तो हो चुका सुबह से काफी शोर, शांति भी करा दिया मुख्यमंत्री ने। भाषण देते नहीं और उत्तर प्रदेश का भविष्य उड़ता उत्तर प्रदेश बन जाए। बांग्लादेश में एक और कट्टरपंथी युवा नेता पर हमला हुआ है। मोतलेब सिकदर इसका नाम है। कट्टरपंथी नेता को गोली मारी गई है। नेशनल सिटीजन पार्टी के खुलना डिवीजन का ये प्रमुख है। मतलूब हादी, जिस तरीके से आपको याद होगा अभी पिछले दिनों उस्मान हादी को गोली मारी गई, उसी तरीके से शेख हसीना के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें ये मतलूब भी शामिल था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।